देखिए, आज हम आईआईटी जेईई के लिए अपना मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा हमें ना मैकेनिक्स के टाइप्स का आइडिया हो। पहले हमें पता लगे कि भाई मैकेनिक्स कौन कौन सी है और हमें क्या क्या पढ़नी है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, नंबर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स का नॉर्मल मीनिंग? न्यूटन्स के लॉ। नहीं, वो बात की बात है, चलो न्यूटन के लॉ लग गए वहां पे। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है आप ना तो बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो हमारे आपके साइज के हैं। दूसरा, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स of neither very small size, objects of neither very small size nor very high speeds। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्टडी कर रहे हो तो ये वाला हमारा किस में आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, दूसरे नंबर पे सपोज मैंने बोला रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो अलग से हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जेईई के सिलेबस का पार्ट है, वो भी हम करेंगे ध्यान से। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसमें क्या आता है? ना ना ना, कोई फ्रेम का चक्कर नहीं है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब है कि जहां पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना, वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। ठीक है, यहां पे जो स्पीड होगी, स्पीड v, दिस इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा, क्वांटम मैकेनिक्स। मैं बस मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं अभी। क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। हाँ, साइज। यहाँ स्पीड की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये बहुत ही कम हो जाएगा। और ये तीनों मैकेनिक्स आपके जेईई के सिलेबस में हमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़नी होगी, थोड़ा पार्ट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का भी है और कुछ पार्ट आपका क्वांटम मैकेनिक्स का भी है। ठीक है, इसके अलावा एक और मैकेनिक्स जो हम जेईई के लिए थोड़ा पढ़ेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये क्या होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? नहीं आइडिया? जहां पे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, आप गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना, एक सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, लेकिन हर एक पार्टिकल अलग अलग बिहेवियर शो करता हो। एक तो हो, आपने रिजिड बॉडी पढ़ा, मान लो क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई चैप्टर, उस एक बॉडी के अंदर भी दुनिया भर के एटम है, दुनिया भर के मॉलिक्यूल है, पर पूरी बॉडी एक जैसा बिहेव कर रही है, तो वो तो किस में आ गया है? क्लासिकल में। इसका मतलब है स्टडी ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, एक मिनट। स्टडी ऑफ behavior of a large number of particles, each showing different behavior, each showing different behavior। तो मेनली हमें जेईई के लिए ना ये 4 तरह की चीजें, 4 तरह के मैकेनिक्स वाले पार्ट हमें स्टडी करने होंगे जो सिलेबस में है हमारे। क्लासिकल पढ़ना होगा, रिलेटिविस्टिक पढ़ना होगा, क्वांटम पढ़ना होगा और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ना होगा। तो आप एक थोड़ा सा लिखना आगे स्टार्ट कर दो, जहां वो पीछे वाला पार्ट था ना उसी के आगे। ठीक है, एक बार लिख लीजिए ना।
तो ये सारे ही पार्ट्स हमें कवर करने होंगे। आज तो कोई स्पेशल अलग से पार्ट ना हो के एक बार ना थोड़ा सिलेबस का इंट्रोडक्शन वाला काम भी करते हैं, और हमें ये कुछ पार्ट एक महीने में कवर करना ही है इसका। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आते हैं +1 में, है ना। और जैम के लिए वो भी रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल नेक्स्ट ही पार्ट आएगा, वो पीछे वाला पार्ट भी आ जाता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमने कभी नहीं पढ़ी +1 +2 में, अच्छा पार्ट है ये आपके इसमें सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, अभी देखेंगे हम। क्वांटम मैकेनिक्स ये अलग से पार्ट होगा ही इसमें, क्वांटम का भी इसी में मॉडर्न में मिल जाएगा। एंड ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 12th में आया होता है, बहुत ज्यादा नहीं आया होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन टाइप 12th में नहीं आती इतनी, है ना। एंड लास्ट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है तो बिल्कुल भी 12th में नहीं आता है, और इसमें अलग तरह की मैकेनिक्स है। जैसे कभी 10th में ना, सॉरी 11th में एक लॉ आता है, आपको हो सकता है ना भी याद हो, स्टीफन्स लॉ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है स्टीफन्स लॉ, कि भाई कोई बॉडी है T टेम्परेचर पे है तो उससे कितनी एनर्जी एमिट होगी। अच्छा, स्टीफन ने वो लो एक्सपेरिमेंटली दिया था, बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से वो लो डेराइव करके दिखाया था। तो ये वो वाली फिजिक्स है जो हम पढ़ेंगे, 3 तरह की स्टैटिक्स चलेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर जो सब पार्ट है, जैसे मैं क्लासिकल के अंदर बता रहा हूँ उस पर आते हैं। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है किस तरह आगे डेवलप हुई है उस पर हम चलेंगे अभी। न्यूटन का रोल ज्यादा कौन सी मैकेनिक्स में है? क्लासिकल में, क्योंकि उस समय जब ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हुए तो लोग तो अपने आसपास की चीजों को भी देख रहे थे। तो क्लासिकल के अंदर तीन तरह के पार्ट्स बताए जाते हैं, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। एक पार्ट होता है न्यूटोनियन टाइप। अच्छा, न्यूटन ने क्या किया कि चीजों को फोर्स से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में, कितनी होगी, F = ma टाइप इक्वेशन आई, है ना। न्यूटन ने चीजों को फोर्स से रिलेट करके फिर उनका क्या इफेक्ट है वो देखना स्टार्ट किया। अच्छी फिजिक्स है, बड़ी अच्छी फिजिक्स है, 11th का बच्चा तो वही पढ़ता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही। उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जब तक आपको एग्जैक्ट एक फोर्स के बारे में ना पता हो, FBD पूरा बनना चाहिए, जब तक इवन कंस्ट्रेंट का कोई फोर्स है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट भी हम पढ़ेंगे, सारी जानकारी हो तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहां अटक जाते हैं। ये आपकी थी न्यूटोनियन फिजिक्स, जो सबसे पहले इसमें बन पाई थी मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में। उसके बाद आपने अगर अपने BSc क्लासेज में नाम सुना हो, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स सुना है। लैग्रेंजियन ने मेनली उस मैकेनिक्स में कैलकुलस को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उन्होंने, आपने देखा होगा एक लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं वो T-V, नहीं ध्यान हो तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। T stands for some kinetic energy, V stands for some potential type term, but they may be anything. फिर वहां पे एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोई भी Q, फिर जनरलाइज वेलोसिटी बनाते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, जनरलाइज मोमेंटम बनाते हैं। नहीं ध्यान है शायद, है ना। नहीं आया, नहीं सर। आया कैसे नहीं, तो फिर कब आएगा ये? नाम तो सुना था सर, ये तो गया है नहीं। ना, लेकिन फिर और आगे कब आएगा ये? क्लासिकल मैकेनिक्स तो BSc फर्स्ट में शायद आ चुकी हो। आपका कौन सा सेम हो अभी? 3rd ना। तो मुझे लगता है, मुझे जहां तक लगता है कि शायद अब तक आ चुका हो सकता है। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने के चक्कर में बस इतना डिटेल में ना गए हों उनमें ना, क्या है क्या नहीं। आगे तो 3rd के बाद तो मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं आना हो आगे इस तरह से। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे वो चीजें। उसके बाद और 50 साल बाद, न्यूटन के 100 साल बाद तो ये डेवलप हुई थी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। उसके और 50 साल बाद जो डेवलप हुई, दैट वाज हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन अप्रोच में
फोर्स की बजाय एनर्जी पे काम सारा का सारा फोकस कर दिया गया, और आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स बनी है ना, वो हैमिल्टोनियन आने के बाद ही फिर क्या बन पाई है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, थोड़ा सा हमें आइडिया हो, ऐसा ना हो कि भाई जैम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में जैसे आईआईटी में जाना है तो थोड़ी एक बेसिक बातें पता हो फिजिक्स की, तभी तो वहां जाके कुछ सीख पाएंगे। आईआईटीएन जो होते हैं या आईआईटीज में जो प्रोफेसर हैं, ऐसे बच्चों को वो भी बहुत पसंद नहीं करेंगे जो 2-4 तरह के सवाल करके जैम क्लियर करके आ गए। थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के आए तो वो ज्यादा ठीक होगा, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखिए, अगर मैं 3 पार्ट बनाऊं तो पहला पार्ट बनता है न्यूटोनियन। न्यूटोनियन की जहां तक बात है, अराउंड 1687 के आसपास ना ये सब चीजें डेवलप हुई थी, और इसमें जो मेन रोल था, फोर्स से किसको रिलेट किया गया था, मोशन को। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स से मोशन को रिलेट कर दिया गया। उसके बाद मैंने बताया फिर लगभग 100 साल बाद लैग्रेंजियन फॉर्म डेवलप हुई थी। लगभग 100 साल बाद, अराउंड 1780 आप मान लो, अराउंड 1780। और इसमें मोस्टली यूज किसका कर लिया गया था, कैलकुलस जो न्यूटन ने खोज की थी, न्यूटन और लेबनिज ने, उसका यहाँ पे यूज कर दिया गया। तीसरे नंबर पे फिर इसके बाद आई इसी में क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, और 50 साल जोड़ दो, अराउंड 1830। अराउंड 1830 हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स आई, और इसमें मेन यूज जो हम सीखेंगे आगे, मेनली किसका यूज किया गया था, एनर्जी का। एंड दिस लीड्स टू, ये जो हैमिल्टोनियन फॉर्म आने के बाद it leads to development of quantum mechanics। दरअसल इससे फिर आगे चली थी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बनके ना। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट है। अब क्या होता है, जैसे बच्चा सोचता है कि ये तो +1 में आ चुका, बट अभी जैम के लिए भी आपको ये आना चाहिए। यूं नहीं होगा कि खाली इनसे काम चल जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और ये भी। हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की कुछ शुरुआत की थी, वो पार्ट में रिपीट कर रहा हूँ इस क्लास में नहीं, कुछ दिन पहले जब भी वो क्लास हुई थी, तो वहां से एक रिपीटिशन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उस दिन हो सकता है शायद इस तरह से ना बताया हो, ये बताया था, नहीं बताया उस दिन, कोई बात नहीं, आज थोड़ा और प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं इसको। तो हमें अभी तक जो पता लगा, 4 तरह की मैकेनिक्स हमें पढ़नी है जैम के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम एक पार्ट पूरा करके ही दूसरी मैकेनिक्स पे जाएं। कभी क्लास हो सकता है चल इस पे थोड़ा बोर होने लगे तो वो पार्ट कर सकते हैं ना। रिलेटिविस्टिक छोटा है, 100% जैम में सवाल आएगा ही आएगा, तो वो भी समेट सकते हैं, पहले एक ही बात है। फिर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर गया, तो इसमें मैंने कहा कि 3 अप्रोच हैं जो हमें सीखनी है। ईयर छोड़ो, ईयर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इसलिए कि इसके बाद ये आया फिर ये। इसमें मेनली फोर्स है जो मोशन से रिलेट होगा। इसमें ज्यादा यूज किसका है, कैलकुलस का, और इसमें ज्यादा यूज उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कौन से पार्ट पे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कुछ कुछ इसमें +1 में पढ़ा हुआ होता है, कुछ नई चीजें आएंगी, इस तरह की चीजें। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में शुरुआत होती है न्यूटन के लॉज के साथ ही, तो हम वहीं से चलेंगे। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब इसमें देखो, थोड़ी देर आप अपने नोट्स में ही थोड़ा पीछे जाएं, जहां पे मैकेनिक्स हुई थी, मैकेनिक्स वाला पार्टी।
पिछली 1-2 क्लास में, हाँ वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक 11वीं में बच्चा पढ़ के आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, लेकिन थोड़ी गलत फहमी सी रहती है। और 11th क्लास में इवन ये करवा दिया जाता है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट 11वीं के बच्चे को रटवा दिया जाता है, हमें भी याद करवाया गया था। फर्स्ट लॉ इज अ फ्रेम डिसाइडिंग लॉ। फर्स्ट लॉ इज अ फ्रेम डिसाइडिंग लॉ कि वेदर द फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फर्स्ट लॉ केवल ये बताता है कि अगर आप किसी फ्रेम से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 0 है, और फिर मेरे रेस्पेक्ट में उसकी एक्सेलरेशन भी 0 है। देखो, फोर्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं किया करता है, वो ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, और मैं देखने लगा तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन मुझे उसकी एक्सेलरेशन भी 0 नजर आ रही है। इट मीन्स मैं कैसा फ्रेम हूं? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नॉन 0 था और मुझे उसकी एक्सेलरेशन कितनी नजर आ रही हो? 0। या फिर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 था, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करने लगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? नॉन 0। तो मैं कैसा फ्रेम हूं? नॉन इनर्शियल। ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ। अब नॉर्मल भाषा में जो बच्चा बोलता कैसे फर्स्ट लॉ कि एक ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, मतलब इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि इफ एफ इज 0 देन एक्सेलरेशन इज 0। परंतु ये सबके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी दिया हो, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, और सपोज आपने किसी कैलकुलेशन से निकाल लिया कि इस नेट फोर्स कितना है? 0। वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा। एक ऑब्जर्वर यहां रेस्ट पे रह के देख रहा है इसको, ये रेस्ट पे है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इस ऑब्जर्वर ए को ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 नजर आएगी, और ब्लॉक पे नेट फोर्स भी कितना था? इट मींस फर्स्ट लॉ कह रहा है कि फर्स्ट लॉ इसके लिए वैलिड है। इसका मतलब ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। एक और ऑब्जर्वर है यहां, वो इसकी तरफ भागा आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लगेगा कि ब्लॉक उसकी तरफ जा रहा है 2 से, रिलेटिव मोशन। इसको लगेगा कि ब्लॉक इसकी तरफ जा रहा है 2 से, जबकि ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना था? 0। तो इसके लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। इट मीन्स ये कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। मतलब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूनिवर्सल फ्रेम, यूनिवर्सल लॉ है? नहीं, वो सबके लिए वैलिड नहीं है। कौन सा न्यूटन का लॉ फ्रेम डिसाइड करता है? फर्स्ट लॉ। वो बताएगा कि ये फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। ठीक है, आप लोगों ने लिख रखी थी इस तरह की कुछ बातें पहले, हाँ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, और फिर वो स्टेटमेंट वगैरह सब हमने लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी और प्रैक्टिकल बात बताई थी मैंने, वो मैं रिपीट करता हूं। अगर शायद ये एग्जांपल ये टेबल पे बुक रखने वाला है ना, आपने एक टेबल पे बुक रखी है, अगर बहुत ढंग से उस पर फोर्स मेजर किए जाएंगे ना, तो पता लगेगा जितना mg है उतना नॉर्मल नहीं है, यानी कि नेट फोर्स स्लाइटली नॉन जीरो होता है, वेरी नियर टू 0 बट एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। लेकिन टेबल पे बुक रखी है, मैं रेस्ट पे हूं, तो मुझे बुक किस पे नजर आएगी? रेस्ट। इट मींस मेरे लिए बुक की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। लेकिन बुक पे नेट फोर्स नॉन 0। इट मींस मैं भी कैसा फ्रेम हूं? नॉन इनर्शियल। अब इस चीज को इग्नोर करके ना एक अजम्पशन बना दिया गया, बोले भाई उस हल्के फुल्के, अच्छा वो क्यों है? कारण है उसका कि धरती रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। मेरे लिए तो रेस्ट पे, कोई बाहर से देखेगा तो बुक को भी तो घूमना पड़ रहा है, तो बुक पे नेट फोर्स चाहिए। तो फिर लोगों ने बोला यार कुछ तो सोल्व करो, कहीं से तो स्टार्ट करो। तो एक अजम्पशन ले ली गई कि एनी फ्रेम अटैच टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम रेस्ट पे है, फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी एक्सेलरेशन कितनी है? 0, मतलब मैं चल नहीं रहा हूं, या चल रहा हूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो एज्यूम कर लिया गया कि मैं कैसा फ्रेम हूं?
इनर्शियल, आई एम इनर्शियल फ्रेम बाय अजम्पशन नॉट बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन तो मैं कैसा हो जाऊंगा, नॉन इनर्शियल। क्या ये बात समझ आ गई है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तो यही इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद ये एक सवाल लिया था, एक क्वेश्चन हमने लिया था, क्वेश्चन था एमएसक्यू। आपके एमएसक्यू भी आते हैं आईआईटी जैम के पेपर में, जो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये देखिए एक सवाल हमने लिया था, रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, अर्थ के साथ अटैच फ्रेम है, अर्थ के साथ अटैच मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है वो। तो पहला ऑप्शन है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। बताओ सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो हमने देखा अभी वो बुक वाला एग्जांपल, और वो कैसा कहलाएगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। सेकंड, कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्योंकि अर्थ में मोशन है तो बुक में भी मोशन है, तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या कारण बताया भाई? ये मेरे लिए तो बुक की एक्सेलरेशन कितनी है, 0, लेकिन बुक मोशन में है, रिवॉल्व कर रही है, तो उस पर नेट फोर्स नॉन जीरो मिलेगा, है ना। तीसरा ऑप्शन, इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। ये तो हम पढ़ेंगे आगे, या 11th में पढ़ के आए हो कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ लग सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है या गलत है? मैं दोबारा बोलता हूं कि रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, अब सी ऑप्शन कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। नहीं, इसलिए इनर्शियल नहीं हो जाएगा कि न्यूटन्स लॉ लगा पा रहे, वो तो बाद की बात है कि न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ लग पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। डी, कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। धरती रोटेट कर रही है तो बुक को भी रोटेट होना पड़ रहा है, तो बुक पे नेट फोर्स नॉन जीरो मिलेगा, जबकि मेरे रेस्पेक्ट में बुक की एक्सेलरेशन 0 है। तो इस वजह से तो ये मल्टी सेलेक्ट में ये बी और डी 2 आ गए। उसके बाद अगली जो चीज हमने लिखी थी, इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई रेस्ट पे है या अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो फ्रेम तो हमने एज्यूम कर लिया कि कैसे कहलाएंगे, इनर्शियल। किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जर्वर है और इसके रिस्पेक्ट में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो भी कैसा कहलाएगा, इनर्शियल। यानी कि एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जर्वर की अगर एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट की नहीं ऑब्जर्वर की, तो वो ऑब्जर्वर भी किस कैटेगरी में माना जाएगा आगे से, इनर्शियल। तो यही आपने लिखा है। तो रिजल्ट ये है लास्ट, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्व्स इनर्शियल। कोई भी ऑब्जर्वर हो, हमें नहीं पता अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका क्या मोशन है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसका मोशन देख रहे हो और वो 0 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये फ्रेम भी कैसा कहलाएगा, इनर्शियल कहलाएगा, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमें समझ आ ही गया होगा, फ्रेम की डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चलेंगे, मेनली हम 2 इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम 2 फ्रेम लिया करेंगे, एक को एस बोल देंगे, एक को एस डैश बोल देंगे, है ना। यही सिंबल यूज किया आपने भी पहले कॉलेज में या जहां भी। अच्छा, एक अगर रेस्ट पे लेते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो दूसरा बहुत ही हाई वेलोसिटी से चलेगा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वहां पे जो दूसरा फ्रेम है वो इनर्शियल होता है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल, दोनों इनर्शियल होते हैं। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा इसके रिस्पेक्ट में। वहां जो हम चीजें रिलेट करेंगे, मोस्टली हम कैसे फ्रेम लेके चलेंगे, इनर्शियल ही लेके चलेंगे। हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत लेट नहीं करेंगे, पहले ही कर भी लेंगे, है ना। कौन से सेमेस्टर में आ चुकी है? ये अभी आई थी सर, थर्ड में आई है, तो आपने रिसेंट पढ़ा भी है ना, तो थोड़ा करने में आसानी भी रहेगी। उसमें मुझे थोड़ा बताओगे कि मैं फॉर्मूले नहीं पूछ रहा, टॉपिक के नाम ले रहा हूँ। 2 पोस्टुलेट पढ़ाए गए, 2 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट। माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा आपने, ठीक है। उससे जो चीजें निकली, जैसे पहले आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, देन आते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो चीजें निकल के आई, मींस टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, या फिर E = mc²,
और ये इतना सा ही है, कोई बहुत भी ज्यादा नहीं है, छोटा पार्ट है, लेकिन करके जाओगे तो यूं है कि उसका सवाल हो जाएगा वहां पे। और हम तो अच्छे सवाल करेंगे उस पर, ऐसा नहीं है कि खूब अच्छे से सवाल करके जाएंगे, ताकि जैम वाला क्वेश्चन तो हो वहां पे, है ना, इस तरह से। चलिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ क्या है। Yes. इसके बाद हेडिंग डाल लेना न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ के बाद। देखिए, न्यूटन के सेकेंड लॉ में एक क्वांटिटी डिफाइन की, लीनियर मोमेंटम p, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी को बोला गया लीनियर मोमेंटम। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के मोमेंटम में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन में, कैसे भी। दूसरी बात, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो। तीसरी बात, किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। देखो एक बार कुछ एग्जांपल के साथ समझिए। सपोज एक कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी v1 है और मास इसका m है, तो जो मोमेंटम होगा m इंटू v1। मुझे ये चाहिए कि थोड़ी देर बाद ना ये ऑब्जेक्ट इधर जाए विद सम वेलोसिटी v2, इधर जाए। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ यार, जैसे मान लो कोई जानवर है, भैंस है, मान लो भैंस ही है, वो यूं भाग रही है, उधर भाग रही है, इसके साथ चेन लगी हुई है, किधर खींचोगे आप कि ये यूं मुड़ जाए? कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब आपने पक्का जो फोर्स लगाया है वो इधर कहीं लगाया होगा। अब वो देखते हैं कि वो कैसे बना होगा। मतलब आपने ना F अप्लाई जो किया है वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं किया होगा। देखो, इनिशियल मोमेंटम आगे है, मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो आगे की तरफ है, P1 कितना है, m इंटू v1। जो फाइनल मोमेंटम है वो इधर है, P2, वो भी कितना है, m इंटू v2। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मैं अगर उसको dp बोल दूं, dp दैट इज P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 मैं अगर करता हूं, यहां देखना, P2 तो किधर है, नीचे, P1 किधर है, आगे, तो माइनस P1 किधर होगा, पीछे, तो माइनस P1 वेक्टर बना पीछे, और P2 माइनस P1 मतलब इन दोनों का सम। तो बताओ ये dp इधर आ गया कि नहीं, तो मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ा। यानी कि पहली बात न्यूटन के सेकंड लॉ में ये है कि अगर आपको किसी मूविंग बॉडी का या किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया है, फोर्स। देखो उधर ही आ गया मोमेंटम चेंज। तीसरी बात, मोमेंटम चेंज का जो रेट है, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp by dt, this is directly proportional to f, this is directly proportional to f, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे लिख लो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता है तो इक्वल टू भी आता है और के भी आता है। अच्छा, जब 11th का बच्चा होता है वो इसको ऐसे लिखता है, F बराबर dp by dt, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। असल में तो रूल ये है। दूसरी बात, जो dp की डायरेक्शन है, dp की डायरेक्शन वो वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों को जब इकट्ठा किया गया और यूनिट्स को, न्यूटन वगैरह जो बनाई गई यूनिट, इस तरह एडजस्ट कर दिया गया कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में
वैल्यू कितनी कर दी गई 1, है ना। वो यूनिट्स के डिसीजन पे था कि भाई न्यूटन कितने बड़ी वैल्यू को बोलना है, उससे के को 1 बना के और ये ना एक आसान फॉर्मूला बना दिया, F इज इक्वल टू dp/dt। इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन का लॉ नंबर 2, सेकंड लॉ। फिर मैं बताऊं, इसमें 3 बातें आई। अगर आपको बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उसके अंदर 2 बातें। पहली बात, किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये दूसरी बात आ गई, dp/dt। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड के। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर आपसे कभी ये स्टेटमेंट आ जाए कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, सही है कि गलत है ना, गलत है। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड अगर होता तो dp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f होता, फिर तो उसमें टाइम का कोई रोल है ही नहीं। भाई एक बात समझो, dt कम है, आप जल्दी चेंज चाहते हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं। एक मैंने अभी कहा, एक जानवर घूम रहा है, आप हल्का हल्का फोर्स लगाते रहो तो भी कई देर में वो चेंज हो जाएगा। आप अगर जल्दी चेंज चाहते हो, dt कम है तो मतलब फोर्स ज्यादा है। तो ये मत बोलना कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। क्या बोलना चाहिए हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या न्यूटन का दूसरा लॉ क्लियर हो गया है। मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ठीक है, लिख लो एक स्टेटमेंट। the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of an object, rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to the magnitude of applied force, and this change in momentum takes place along the direction of applied force, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बस आप चाहो तो ये है, पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, और इन दोनों को इकट्ठा करके ये बन गया। ये आपके पॉइंट है सीधा। अब इसमें एक दो बातें जिस पे हमारा ध्यान जाए, जो मैं बता चुका हूं। सबसे पहली बात, फर्स्ट लॉ कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ, बल्कि फर्स्ट लॉ को क्यों फर्स्ट लॉ बोला, इसको क्यों सेकेंड लॉ, पहले ये डिसाइड होगा कि फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, फिर ये लॉ वैलिड है ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख दो, वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स, ये जो भी है ना, वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। तो इससे अपने आप पता लगा कि फर्स्ट लॉ ज्यादा बेसिक है या सेकंड लॉ, क्योंकि पहले तो वो डिसाइड करवाएगा कि फ्रेम इनर्शियल है या नहीं है, ठीक है। देखो हमने पूरी 11वीं में, जैसे उस समय जो किताबें होती थी इस तरह की लिखी रहती थी 11th वाले, वो ये लिखते आए हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इवन पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आता रहा, पता नहीं आपके आया कि नहीं आया, लेकिन हमारे टाइम पे आता रहा, और हम यहाँ से वो करकुरा के और फर्स्ट लॉ डिराइव कर जाते थे, जबकि वो होना ही नहीं। हो गया ये। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म, आप P को क्या लिख सकते हैं, m/v, तो इसी की एक और फॉर्म बनती है, F इज इक्वल टू d/dt ऑफ m/v। और
अगर मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, यानी कि इफ m इज कांस्टेंट, यानी कि एक कंडीशन लगी, नहीं तो वो ज्यादा अच्छा रूल है, f बराबर डी बाई, इसमें तो कंडीशन लग गई। अगर m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा, इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, f बराबर एम ए। एक 11th का बच्चा f बराबर एम ए को ज्यादा याद रखता है, ये वाली इक्वेशन ज्यादा यूज होती है ना, बट ये तभी लगेगी जब मास क्या रहे पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट, वो चेंज ना हो। ठीक है, वैसे हम वेरिएबल मास सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो वो भी हम कवर कर रहे होंगे धीरे धीरे। तो ये आपका है न्यूटन का सेकंड लॉ। हम ये भी सीख पा रहे होंगे कि अगर कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाए, आप बताओ, वैसे बताओ मुझे, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो क्या न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लगाना सीखा है कभी? कुछ है ध्यान, कोई शूडो फोर्स जैसी चीज? नहीं ध्यान है? ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हाँ ऐसे हाँ हाँ, मैग्नेट्यूड कुछ इस तरह का है ना, सीख रखा है कभी? कौन सी क्लास में? 11th में था। तो उसको भी अप्लाई करेंगे कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो किस तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ वहां पे लगाएंगे। चलिए अभी तो एक बार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अब आ जाइए न्यूटन थर्ड लॉ। देखो न्यूटन का पहला लॉ हो गया, दूसरा लॉ हो गया, अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ। कल से सूखा कपड़ा लेना पड़ेगा, गीला तो बार बार ऐसा कर सकते हैं। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ये क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, कई इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल देते हैं ना, ये टर्म्स यूज की हैं। अब कई बार नया बच्चा एक्शन रिएक्शन समझ नहीं पाता, असल में फोर्स के लिए यूज हो रही है। एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे किसी वक्त अगर कोई फोर्स लगाया है तो उसी समय दूसरा पार्ट पहले पे इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। अब एक्शन रिएक्शन वर्ड क्यों गलत हो जाते हैं? पता है आम भाषा में एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक्शन वो जो पहले हुआ हो और रिएक्शन वो जो बाद में। तो इससे ना एक 11th का बच्चा कई बार यूं सोचता है ये पहले फोर्स लगा है और इसके बदले में फिर ये फोर्स आया। ऐसा नहीं होता है, दोनों इंस्टेंटली आते हैं एक ही वक्त। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, कुछ फोर्सेज होते हैं जैसे जो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कोई वीक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इस ये क्या मतलब है ध्यान? नहीं ध्यान है? सुनो, ये जो न्यूटन का आपका थर्ड लॉ है, मैं बताता हूं यहां पे। एक मैं बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग लॉ, वीक लॉ। सपोज ये एक पार्टिकल 1 है, ये एक पार्टिकल 2 है। मान लो 1 इस वक्त 2 को रिपेल कर रहा है, रिपेल विद अ फोर्स F21। ये नोटेशन आपकी, आप इसको F12 भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 2/1 को मैंने F21 बोल दिया। इसी समय 2 जो है वो भी 1 पे क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स, उसको मैंने नाम दिया F ऑन 1/2। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही होगा जितना कि किसका मैग्नीट्यूड है, F21 का। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। F12 की जो डायरेक्शन है अपोजिट होगी किससे, F21 की डायरेक्शन से। ठीक है, अच्छा एक बार इधर आओ, फिर डिफरेंसेस समझ में आएंगे। फिर से मैंने दो पार्ट बनाए, दो पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। मान लो 1 ने 2 पे इधर की तरफ कोई फोर्स लगाया, लेट दिस फोर्स बी F21। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ये बनेगी, दिस इज F12।
यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जो मोड है दोनों का, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम होगा एंड जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। फिर एक बात बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या नजर आया आपको? स्ट्रॉन्ग लॉ और वीक लॉ क्यों बोल दिया? ये तो जो इनकी हाँ, लाइन, इसमें जो फोर्स लग रहा है, दैट म्यूचुअल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, बट यहाँ पे फोर्स इज नॉट एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। तो मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ इस डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है कि भाई ये होता है। इसमें से वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है वो भी आप अपना लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, वीक लॉ या वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ या वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं ये हमने स्टडी किए हैं। अच्छा, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी हम थोड़ा और डिस्कस आपस में करते हैं भी इसमें क्या करना है क्या नहीं।